तो अभी हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर अभय कुमार सिंह, जो कि इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट और सस्टेनेबिलिटी जो डेवलपमेंट है उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि किस तरह से जो पानी का फिल्ट्रेशन होता है और उस पर जो रिसर्च किया जाता है वो कैसे होता है। और चूंकि ये सभी छात्रों को भी बता रहे हैं, जो छात्र इस साइंस फेस्ट में जिन्होंने हिस्सा लिया है और इसका पार्ट बने हैं, उन्हें भी ये मार्गदर्शित कर रहे हैं। बताएं सर, कैसे ये जो पानी होता है इसका फिल्टरेशन होता है और इस पे रिसर्च किया जाता है? एक्चुअली कोई भी पानी, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, सरफेस वाटर हो, माइन वाटर हो या रेन वाटर हो, उसका एक इम्पॉर्टेंट पहलू है उसका क्वालिटी क्या है। अगर और उसका हम यूज कहाँ करने जा रहे हैं। अगर हम उसका यूज ड्रिंकिंग के लिए कर रहे हैं तो उसके अलग स्टैंडर्ड बने हुए हैं BIS द्वारा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। सरफेस वाटर को भी अगर हम इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं या ग्राउंड वाटर को लिए इरिगेशन एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं, उसके अलग पैरामीटर्स हैं, अलग इंडेक्सेस हैं। उसके लिए हमको कुछ उसमें डिजॉल्व मेटल क्या है या डिजॉल्व आयन क्या है, उसके एनालिसिस करना पड़ता है। तो उसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं या स्टैंडर्ड मेथड्स डिफाइंड हैं कि हमको सैंपल कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, उसके लिए हमको लैंड यूज वहाँ का चाहिए। फिर हम वाटर कलेक्ट करते हैं फील्ड से वाटर कलेक्ट करके ले आते हैं लैब में, तो उसको डिफरेंट पैरामीटर किया जाता है। तो पहला काम हमारा था हो, जैसे मैंने सैंपल ले आया, इस सैंपल को लाने के बाद इसको मैं फिल्टर करता हूँ। तो ये हुआ 0.45 मिली माइक्रोन का फिल्टर पेपर। तो इसको हम यूज करते हैं पहले फिल्टर करने के लिए। तो इसमें इसका 0.47 सेंटीमीटर आपका डाया होती है और 0.45 मिली माइक्रोन इसका पोर साइज होता है। तो यह यहाँ पर जैसे ये हमारा फिल्ट्रेशन यूनिट है, इसको खोल करके यहाँ पर ये लगता है फिल्टर पे, और उस वाटर को जो हमने कलेक्ट किया है उस वाटर को इसमें हम डालेंगे। डालने के बाद जो इसके ऊपर जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स जो इसमें सेडिमेंट है या कोई, तो वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा और बाकी पानी फिल्टर होकर के नीचे जाएगा। इसके लिए वैक्यूम पंप्स क्या करते हैं, प्रेशर के थ्रू एयर को इधर सक करते हैं, तो पानी हमारा नीचे इजीली फिल्टर हो जाता है, टाइम कम लगता है। अब ये जो पानी इकट्ठा हुआ है इसमें बाकी हम अलग अलग पैरामीटर करते हैं, जो कि हेल्थ रिलेटेड या एग्रीकल्चर यूजेज के लिए एसेस करने के लिए क्या क्या पैरामीटर इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर हम पॉजिटिव चार्ज आयंस में जाएं तो कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब पैरामीटर है। और निगेटिव आयंस की तरफ जाएं तो फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, ये सब पैरामीटर्स हैं। इसी तरह मेटल्स में जाएंगे तो हेल्थ से रिलेटेड हमारा मेन इम्पोर्टेंट है आयरन, मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल, आर्सेनिक, सेलेनियम, जिंक, ये सब इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो कि एनालिसिस होते हैं। उसके अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स हमारे पास इधर लेबोरेटरी में है, बाकी जो एडवांस इक्विपमेंट है वो हमारे सामने वाले बिल्डिंग में है। जैसे उसमें एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ICP-MS है, उसके बाद आयन फोटोग्राफ है, उसके किया जाता है। एक सवाल मेरा ये रहेगा कि माइनिंग क्षेत्र में जो पानी होता है वो काफी कंटामिनेटेड होता है, तो उसमें कंटामिनेशन का जो एलिमेंट्स होता है वो क्या कुछ होता है सर? जैसे अब डिपेंड करता है, मैंने जो पाया है झरिया माइन वाटर में या ग्राउंड वाटर में, कहीं कहीं पर आपको हार्डनेस बहुत ज्यादा है, आयरन ज्यादा है, आपका टोटल कैल्शियम ज्यादा है, मैग्नीशियम ज्यादा है, तो ये सब रीजन्स हैं। इसी तरह माइन वाटर में, कुछ माइन वाटर में सल्फेट बहुत ज्यादा है, जबकि सल्फेट होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में 200 से नीचे, या अगर कोई और सोर्स नहीं है तो 400 तक जा सकते हैं। लेकिन कुछ माइन वाटर में हमारा 600-700 ppm भी है, तो वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो आयरन या मैग्नीज, इधर मेटल कंटेंट ज्यादा नहीं है, वाटर माइन वाटर एल्कलाइन नेचर का है, तो और कोई इशू नहीं है। हार्डनेस इशू है, टीडियस इशू है, तो ये सब एक जो हेल्थ के लिए आयरन का एक प्रॉब्लम्स है। कुछ एरिया में जैसे बलियापुर एरिया में फ्लोराइड का भाई एक सीरियस इशू है। ये है तो ये लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि 2 सैंपल लेकर आए हम कहते पूरा धनबाद का रिप्रेजेंटेटिव, ये नहीं हो सकता।
हमको ग्रिड वाइज सैंपलिंग करना है, और अगर डिफरेंट माइनिंग एरिया का, उसके बाद कहा जा सकता है कि हाँ यहाँ का पानी पीने योग्य है, यहाँ का पानी पीने योग्य नहीं है, या उसको हम कैसे ट्रीट कर करके फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। कोई घरेलू उपचार जिससे कि ट्रीट किया जा सके कार्बोनेट्स या फिर जो भी कंटामिनेटेड जैसे प्रोडक्ट? हाँ, अगर घर में है तो आप जैसे आरओ लोगों ने लगा रखा है, तो आरओ तभी यूजफुल है जब हमारा टीडीएस बहुत ज्यादा हो। ठीक है, अगर टीडीएस ज्यादा नहीं है, केवल सेडिमेंट है, तो उसको हम जनरल फिल्टर करके यूज कर सकते हैं, या माइक्रोबियल कंटामिनेशन है तो हम उसको इससे रेडिएशन से यूज कर सकते हैं, हमारा जो अल्ट्रा रेडिएशन यूज होते हैं, तो उसके लिए हमको आरओ की जरूरत नहीं है। इवन हम जो दूसरा हमारा एक्वागार्ड आता है उससे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर हमारा टीडीएस ज्यादा है उसके लिए आरओ की जरूरत पड़ सकती है। जैसे धनबाद में किस तरह के कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे वाटर कंटामिनेशन या फिर हार्डनेस जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है? हार्डनेस तो इन जनरल झरिया रीजन में भी है और इधर भी वाटर में है, लेकिन ये हर जगह प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बलियापुर में एक मेजर प्रॉब्लम है आपका फ्लोराइड की, ठीक है, कुछ एरिया में नाइट्रेट का है, स्पेशली जहाँ पर आपका या जो गौशाला है या इस तरह से वहाँ पर नाइट्रेट का इशूज है, या एग्रीकल्चर डोमिनेटर है उसके पास नाइट्रेट, अदरवाइज वो भी इशू नहीं है। लेकिन हार्डनेस है, टीडीएस है, ये सब एक जनरल इशू है, तो उसको एड्रेस करने की जरूरत है। माइनिंग एरिया में कहीं कहीं सल्फेट ज्यादा है, तो वो सब प्रॉब्लम्स है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रॉब्लम्स है। जैसे माइन वाटर, यहाँ इतना माइन वाटर वेस्ट होता है, उसको यूटिलाइज किया सकता है, यूज किया सकता है ड्रिंकिंग के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि गर्मी के दिनों में धनबाद में वाटर अवेलेबिलिटी के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है और लोगों को पानी मिलता नहीं है और एक दूसरे से लाठी भी चलती है। तो अब लेकिन माइन वाटर जितना डिस्चार्ज होता है उसको हम वेस्ट कर रहे हैं, तो उस माइन वाटर को ट्रीट कर करके जनरल लोगों को सप्लाई किया जा सकता है। अभी जो हो रहा है वो माइन पिट वाटर को केवल सप्लाई किया जा रहा है सब वॉश क्लॉथिंग के लिए या घरेलू यूज के लिए। लेकिन उस दिशा में सर आप लोगों की ओर से कोई अनुसंधान या फिर कोई रिसर्च चल रहा है? सिम्फर ने एक काम किया था और माइन वाटर को ट्रीट करके ड्रिंकिंग बना करके एक झरिया में प्लांट लगाया भी है। वो प्लांट पुट के एरिया में इंस्टॉल हुआ और उसका ड्रिंक जो वाटर ट्रीट हुआ उसको आसपास के गांव में और जीएम ऑफिस में सप्लाई भी किया गया। उसको लोगों ने काफी अप्रिशिएट भी किया। अब उसका रिप्लिकेशंस और साइट पर रिक्वायरमेंट है, जो कि एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना चाहिए। वो अभी स्लो प्रोसेस में है, लेकिन गवर्नमेंट उसको इनिशिएट किया है और कहीं कहीं अब लगना शुरू हुआ है। यह है। तो इससे कुल मिलाकर देखा जाए तो धनबाद के जो माइनिंग क्षेत्र के लोग हैं उन्हें भी अब स्वच्छ पेयजल मिल सकता है अगर वो इनिशिएटिव अगर इनिशिएटिव लिया जाए। जो माइन वाटर हम वेस्ट कर रहे हैं उसको यूज ट्रीट करके लोगों को दिया जाए तो हम इस समस्या का समाधान पा सकते हैं, स्पेशली माइनिंग और आसपास एरिया में, क्योंकि बहुत दूर में हम उसको ट्रांसपोर्ट करने जाएंगे तो हमको कॉस्टली पड़ेगा। लेकिन उस एरिया में जो चूंकि माइनिंग जब होती है तो वाटर लेवल नीचे जाता है, क्योंकि उस दौरान पंपिंग बहुत होती है, तो पंप जब वाटर करेंगे तो वाटर लेवल डिप्लीट होता है या नीचे जाएगा वाटर लेवल। जब वाटर लेवल नीचे जाएगा तो लोगों का हैंड पंप सूख जाएगा, वेल सूख जाएंगे, तो लोगों को पानी मिलेगा नहीं। अगर आज की हम बात करें तो आज ये स्टूडेंट्स की भागीदारी कैसी लग रही है? क्या कुछ इनके अंदर क्यूरियोसिटी है? क्या कहना चाहेंगे सर आज के टूर के बारे में? हाँ, आज के टूर के बारे में यह है कि इन लोगों की जिज्ञासा होना चाहिए, क्योंकि पानी की आगे आने वाले दिनों में एक विकट समस्या है और वो ग्लोबल समस्या है, केवल देश में नहीं है, मैक्सिमम कई देशों में है। तो इस तरफ लोगों का ध्यान जाना चाहिए और पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई नल खुला है तो हमारी भी जिम्मेदारी उसको हम बंद करें। कोई पानी वेस्ट अगर हो रहा है तो सभी लोगों का यह दायित्व है कि उसको बचाएं वाटर को और कम पानी में अपना काम चलाएं। और इस तरफ और जो रिसर्च कर रहे हैं या एक तरफ साइंस की तरफ इनको भी आकर्षित होना पड़ेगा और इसको और जो नॉन टेक्नोलॉजी है या जो अभी तक की नॉलेज है उसको और कैसे एडवांस कर सकते हैं, ये इनका दायित्व है। साइंस अगर पढ़ रहे हैं तो इधर इनका भी आकर्षण होना चाहिए, क्योंकि पानी किसी भी लाइफ को जो सरवाइव कर रहे इस धरती पर उनके लिए वाटर मस्ट है और हमारे सर्वाइवल के लिए, क्योंकि जानते हैं कि फूड तभी ग्रेस तभी क्रॉप तभी पैदा होगी जब उसको इरिगेशन के लिए वाटर मिलेगा। तो वाटर अवेलेबिलिटी एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है टू सर्वाइव एनी काइंड्स ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ। थैंक यू सो ये मच सर। इम्पोर्टेंट है।
तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के विभागाध्यक्ष और साथ ही साथ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैनेजमेंट के भी विभागाध्यक्ष हैं, और इन्होंने जिस तरह से बातें बताई हमें पानी की जो फिल्टरेशन होती है, उसकी जो प्रक्रिया होती है उसको लेकर के, कि किस तरह से कई लेवल्स के साथ जो है एक पानी फिल्टर होकर और उसमें जो भी अशुद्धियां हैं वो पाई जाती हैं, और उसके बाद यहाँ पर CSIR सिम्फर में उस पर अनुसंधान किया जाता है। अगर हम बात करें धनबाद क्षेत्र की, तो चूंकि ये माइनिंग का इलाका है तो यहाँ पर पानी में मौजूद कंटामिनेशन लाजमी है, और इसको लेकर के लगातार CSIR सिम्फर प्रयासरत है कि यहाँ के जो पेयजल हैं, जो पीने लायक पानी है, वो उसमें किसी भी तरह की जो अशुद्धियां हैं वो ना पाई जाए और उसे त्वरित रूप से उसका फिल्टर कर दिया जाए। उसको लेकर के लगातार CSIR सिम्फर ये प्रयासरत है, और माइनिंग क्षेत्रों में भी यहाँ से कई सारे ऐसे प्लांट लगाए गए हैं ताकि लोगों को स्वच्छ पेयजल प्राप्त हो सके। फिलहाल इस तरह के जो भी प्लांट हैं वो जगह जगह पर लगाए जाएंगे, और उसके रेप्लिकेशन जो है उसको उसके आगे भी ध्यान दिया जा रहा है, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरह से सरकार जो है ये लोगों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचा सके, खास करके माइनिंग क्षेत्रों में। तो फिलहाल आज तो आपने सुनी किस तरह से यहाँ पर जो छात्र हैं वो आकर लैब टूर ले रहे हैं, और यहाँ पर जितने भी CSIR सिम्फर के लैब हैं उसकी तरह तरह के जो उपकरण हैं उससे अवगत हो रहे हैं, और आने वाले जो साइंटिस्ट हैं, हमारे देश के जो भविष्य हैं, उन्हें तैयार किया जा रहा है उनके उज्जवल भविष्य के लिए। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी संजय के साथ प्रिया पांडे।